कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभम का चैनल में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, और फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर के बाद में हम इकोनॉमिकल एंड सोशल ज्योग्राफी जो होती है वो पॉलिटी के लेक्चरों के बाद हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे आगे के वीडियो रहेंगे 3 से 4 वीडियो के बाद में, वो हमारे पॉलिटी से संबंधित शुरू होंगे, जिसमें हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम ज्योग्राफी के लेक्चर में चल रहे थे, और ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में हम देख रहे थे एक प्रमुख लेक्चर को जो समुद्र से संबंधित है। क्योंकि जिस व्यक्ति को तापमान पता है समुद्र का, उसे समुद्र के तापमान के साथ में उसको लवणता भी पता है, और जब लवणता पता हो जाएगी, तापमान पता हो जाएगा, तो अपने आप उसे समुद्र की जलधारा के विषय में भी जानकारी हो जाएगी। तो हमें जलधारा के विषय में पढ़ना है। तो आप लोग हमेशा रटते हो जलधारा, तो कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है, आप रटते हो। एक बार कंसेप्चुअली आप समझ लोगे तो जलधारा क्या होती है, जलधारा की उत्पत्ति के लिए निर्धारक कारक कौन से रहते हैं, जलधारा की उत्पत्ति के बाद में जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। और साथ में वो पूछता है, कोई महासागर को लेकर पूछता है कि इस महासागर में जो जलधारा है उसके प्रतिरूप का, उसके रूप का आप वर्णन कीजिए। तो हमें जलधारा पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? जलधारा। तो जलधारा क्या है? जलधारा क्या है यह हमें देखना है। जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले फैक्टर, निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करते हैं। साथ में दिशा को, अर्थात किसकी दिशा को? जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। और साथ में महासागर की जलधारा का वर्णन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे महासागर की जलधारा का वर्णन आपको बता देंगे कि कौन कौन सी जलधारा कहाँ कहाँ पर बहती है। तो हम आज इन 3 बातों पर गौर करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। आप नोट डाउन करते चलिएगा तो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जलधारा क्या है? जिस प्रकार से हवा क्षैतिज रूप में चलती है, उसी प्रकार से पानी का एक जगह से दूसरी जगह क्षैतिज रूप में स्थानांतरण, उसे क्या कहा जाता है? जलधारा। तो क्या है, जलधारा का संबंध जो है वो पानी के क्षैतिज संचरण से है। क्षैतिज संचरण से जब ये पानी के ऊपर की सतह पर बहता है तो उसे कहा जाता है जलधारा, और जब ये नीचे की ओर बहता है उसे कहता है सर्पण। अर्थात जब पानी समुद्र की सतह पर ऊपर की ओर पवन के कारण, किसी कारण, पवन के कारण एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलता है, उसे कहा जाता है जलधारा। और जहां पर पानी रुक जाता है तो यहाँ पर होती है डाउन विलिंग। क्या होते हैं? डाउन विलिंग। अब ये डाउन जब होता है तो डाउन हो जाने के बाद में पानी समुद्र की सतह पर विपरीत दिशा में चलता है, और इसे कहा जाता है जलधारा नहीं, इसे क्या कहता है? सर्पण। और जब जहां पर वो तट पर टकराता है नीचे की ओर तो ऊपर होते हैं अपविलिंग। क्या होती है? अपविलिंग। और फिर जलधारा बनती रहती है। ये रहता है, इसे एक चक्र कहा जाता है। ये चक्र के माध्यम से जलधारा लगातार चलते रहती है। पर क्या होता है, जलधारा की गति के आधार पर, गति के आधार पर जलधारा को अलग अलग नाम से जाना गया। ड्रिफ्ट कहा गया, जलधारा कहा गया, और स्ट्रीम। एक क्या रहता है? ड्रिफ्ट, जलधारा
और अगला रहता है स्ट्रीम। तो आपसे पूछता है जलधारा क्या है, इसमें ड्रिफ्ट के विषय में आप बताइए। तो आज का प्रश्न लिखिएगा, जलधारा क्या है, इस जलधारा के अंतर्गत ड्रिफ्ट का वर्णन कीजिए। तो जलधारा जो उत्पन्न होती है प्रारंभिक रूप से, वो हवा के कारण, हवा के क्षैतिज रूप से चलने के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है। इस समय में इस जलधारा की जो गति रहती है वो बहुत अधिक कम रहती है, और बहुत अधिक कम होने के कारण हम इस प्रकार की जल के प्रभाव को, जल धारा जब किसके कारण चलती है, पवन के कारण, एक जगह से दूसरी जगह, तो इस समय में क्या रहती है, इसकी गति क्या रहती है, बहुत अधिक कम। तो इस प्रकार के जल के प्रवाह को कहा जाता है ड्रिफ्ट। क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट। और जब यही ड्रिफ्ट की गति में वृद्धि होती है और स्पष्ट रूप से जल का प्रवाह हमें दिखाई देता है, तो इसे कहा जाता है जल धारा। और जब कई सारी जलधाराएं मिल जाती है, कई सारी जलधाराएं मिल जाती है, तो इस प्रकार की हम जलधाराओं के समूह को हम स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीम। तो मतलब आपके लिए अगर प्रश्न पूछा गया स्ट्रीम क्या है, तो स्ट्रीम का मतलब हुआ कई सारी जलधाराओं का समूह। तो वही ड्रिफ्ट क्या हुआ कि हवा की गति के कारण हवा की दिशा में चलने वाली समुद्र की धारा को ड्रिफ्ट कहा जाता है। और जब इसमें की गति में वृद्धि होती है और स्पष्ट रूप से दिशा भी पता चलती है, उसे कहा जाता है जलधारा। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि जलधारा, ड्रिफ्ट और स्ट्रीम तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो तीनों के ऊपर आप प्रश्न लिखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको चेक कर लूंगा, आप उसे जरूर लिखिएगा। अब जैसे ही आपको ये सब दिखाई देगा, तो इसी के बाद में जलधारा क्या है ये आपको समझ में आ गई, जलधारा क्या है। पर अब ये जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक की बात हो रही है, फैक्टर की बात हो रही है कि इसकी उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भैया तापमान ही महत्वपूर्ण कारक होगा, क्योंकि तापमान का जो घनत्व रहता है वो उससे क्या रहता है, उल्टा संबंध रहता है। तो मतलब तापमान के कारण माना गया कि भैया तापमान के कारण ही जलधारा की उत्पत्ति होती होगी, और जहां जहां तापमान कम होता होगा वहां वहां पर घनत्व क्या रहता होगा, ज्यादा। और जहां जहां तापमान क्या रहता होगा, ज्यादा होता होगा, वहां घनत्व क्या रहता होगा, कम। तो मतलब तापमान जहां ज्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से पानी का जो स्तर रहेगा, पानी का जो रहेगा स्तर रहेगा, वो स्तर क्या रहेगा, आजू बाजू की तुलना में ज्यादा रहेगा। क्योंकि पानी जब हल्का हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जलराशि का जो जल स्तर रहेगा वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जलराशि हमेशा उस ओर बहती है जहां पर ढलान रहती है, और ढलान रहती तो स्वाभाविक रूप से हमेशा जलराशि का जो मतलब जलधारा का जो प्रभाव होना चाहिए वो हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होना चाहिए। अधिक ताप से कम ताप की ओर मतलब तात्पर्य ये है कि मतलब अधिकतम तापमान हम देखते हैं 0 डिग्री पर, और न्यूनतम तापमान देखते हैं हम किस 90 डिग्री पर। तो मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर हमें क्या दिखना चाहिए, जलधारा का प्रवाह दिखना चाहिए। पर कुछ ऐसी जलधारा है जो ठंड से भी आती है। तो मतलब तापमान एकमात्र कारक नहीं है जलधारा की उत्पत्ति का, परंतु एक कारक जरूर है जो जलधारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। पर इसी के साथ में ये भी देखा गया कि भैया जो जलधारा की उत्पत्ति में तापमान कारक है, तो साथ में घनत्व भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कौन बेटा, घनत्व। और ये घनत्व क्यों आता है, लवणता के कारण। किसके कारण, लवणता के कारण। लवणता के कारण आपको घनत्व ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए घनत्व का लवणता के साथ
सीधा डायरेक्ट संबंध रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो मतलब जहाँ लवणता ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से घनत्व ज्यादा होगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो जो जल स्तर रहेगा, कौन रहेगा, जल स्तर रहेगा, वो क्या रहेगा, कम। और जब जल स्तर कम रहेगा तो स्वाभाविक रूप से अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर पवन हवा का क्या होगा, प्रवाह, सॉरी जल का क्या होगा, प्रवाह होगा। और जब जल का प्रवाह होगा तो स्वाभाविक रूप से जलधारा की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। और यही कारण है कि एक ही अक्षांश पर बेटा जहां तापमान क्या रहता है, समान रहता है, परंतु अंशतः बंद और पूर्णतः बंद क्षेत्र में घनत्व में अंतर होने के कारण, अंशतः बंद जलीय क्षेत्र और पूर्णतः बंद जलीय क्षेत्र घनत्व में अंतर होने के कारण हमें जलधारा की जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग दिखाई देती है। जहां घनत्व में अधिकता होती है उस और जल राशि का आकर्षण होता है, और जहां घनत्व में कमी होती है वहां से जल राशि की उत्पत्ति होती है। तो मतलब तापमान के साथ में घनत्व भी क्या करता है, जल राशि के उत्पन्न या जलधारा के उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर ये दोनों ही कारक नहीं, पर इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं जो कहीं ना कहीं जल राशि की उत्पत्ति या जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने में या फिर उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। ये ठंडी जलधारा क्यों कहलाती है, क्योंकि वो ठंडी रहती है। और ठंडी क्यों रहती है, क्योंकि बर्फ का लगातार गलन होने के कारण पानी का भराव हो जाता है। और पानी का भराव जब हो जाता है तो पानी जब एक जगह इकट्ठा बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो उस और ज्यादा जाता है जहां पर पानी की मात्रा कम है। तो मतलब हिम गलन के कारण भी जलधारा की उत्पत्ति होती है। और यही कारण है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर जो जलधारा की उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है, हिमगलन के कारण। तो एक प्रश्न लिखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, हिमगलन और तापमान के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो हमें बताइए किस अक्षांश पर हिमगलन के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है और किस अक्षांश पर तापमान के कारण जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने हिमगलन के कारण भी क्या देखा, जलधारा की उत्पत्ति देखी। पर एक और महत्वपूर्ण कारक है जो जलधारा की उत्पत्ति को प्रारंभिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है, और उसका नाम है पवन। ये पवन जो रहती है, ये पवन भी जलधारा की उत्पत्ति को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो मतलब अगर बाहर से अपतट, मतलब तट से समुद्र की जो जब हवा चलती है तो उसे कहता है अपतट पवन। तो जब ये चलती है तो स्वाभाविक रूप से जब चलती है तो क्षैतिज रूप में चलती है और पानी के समीप चलती है, तो मतलब पानी का भी बहाव लेकर चलती है। तो मतलब पानी की दिशा को भी निर्धारित कर देती है और एक जलराशि का स्थानांतरण भी करना शुरू कर देती है। और जलराशि का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, जलधारा। तो मतलब पवन भी जलधारा की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो जलधारा है उसकी उत्पत्ति में केवल तापमान महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, केवल घनत्व महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, बल्कि हिमगलन और पवन भी हमें क्या दिखाता है, उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए दिखता है। तो मतलब आपसे अगर हम प्रश्न पूछे कि पवन की जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप उस प्रश्न को जरूर आंसर में लिखिएगा। तो आज का प्रश्न, तीसरा प्रश्न, पवन की उत्पत्ति को जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक समझाइए। ठीक है। अब उत्पत्ति हो रही है, तो मतलब अधिक तापमान जहां पर है वहां से पवन की जलधारा की उत्पत्ति होगी और जहां पर हिमगलन हो रहा है वहां से। पर भैया हमने ये देखा है कि जो जलधारा है उसकी दिशा कभी कभार अलग रहती है, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तापमान के आधार पर तो हमेशा 0 डिग्री से उत्तर की ओर जानी चाहिए पवन हवा, किसे, जलधारा को। और हिमगलन के कारण
उत्तर से दक्षिण की ओर आना चाहिए। पर ये तो केवल हमें उत्तर और दक्षिण वाली पवन की बात होती, पर अन्य जलधारा भी रहती है जो लगातार क्षैतिज रूप में चलती है, क्षैतिज रूप में पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर, उसको कौन निर्धारित करता है? तो पवन की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, ये तो केवल इस दो दिशा की बात है, पर अन्य जगह से भी पवनें आती है, हवा, जलधारा उत्पत्ति। अब ये जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले भी है, उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक तो पड़े, पर दिशा को कौन निर्धारित करता है? दिशा को निर्धारित भी तो हमें बताइए। जिस प्रकार से आपने हवा के बारे में पढ़ा था कि हवा की उत्पत्ति के विषय में कौन कौन कारक होते हैं, विंड हमने आपको पढ़ाया था, तो वैसे ही हमने उसकी दिशा को निर्धारित करने वाले कारक पढ़े थे। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर जलधारा की उत्पत्ति के विषय में जब हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें जरूरी हो गया कि भैया जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक को हमें पढ़ना है। अब जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक में अगर हम बात करें तो कोई नहीं, थोड़े से कारक है। अगर आप कारक को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण आपको दिखाई घूर्णन के कारण, किसके कारण? घूर्णन के कारण। और इस घूर्णन के कारण हमें एक बल दिखाई देता है जिसका नाम है 2v cos थीटा, और 2v cos थीटा बराबर से होता है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल। और ये कॉरियोलिस बल के कारण हमें दिशा अलग दिखेगी। जब आपको समझ में आ जाए कॉरियोलिस बल के कारण दिशा, तो भैया आपको एक महत्वपूर्ण रूप से समझ में आ जाए, साथ में जो पवन चलती है वो भी दिशा को महत्वपूर्ण रूप से निभाती है। कैसे निभाती? अगर अपतट चल रही है, अपतट का पता है ना आपको, तट से समुद्र की ओर, और अनुतट का मतलब होता है समुद्र से तट की ओर। तो ये भी जहां पवन की दिशा रहेगी, जिस ओर रहेंगी, हमेशा पवन उस ओर पवन की दिशा में जलधारा की उत्पत्ति होगी। पर कभी कभार क्या होता है, जब पानी तट से समुद्र की ओर बहुत फ्लो में मिलता है, तो उस फ्लो में मिलने के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण वहां से भी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो मतलब तट का स्वरूप होता है वो भी जलधारा की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला हमने देखा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो कॉरियोलिस बल होता है, उसके कारण हमें उसकी दिशा, पवन हवा की जो दिशा रहती है वो भी बदलती हुई दिखाई देती है। साथ में जलधारा की जो दिशा रहती है वो भी हमें बदलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। और उसी के बाद में पवन भी हमें, क्योंकि पवन क्या करती है, जल राशि को एक जगह से दूसरी जगह की ओर लेकर जाती है। तो मतलब जिस और पवन चलेंगी उस और जल राशि भी चलेंगी, तो मतलब ये भी दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। साथ में तटीय स्वरूप, तटीय स्वरूप का मतलब यह है कि मान के चलो ये एक तट है, और इस तट में यहाँ से एक बड़ी नदी आ रही है, और यहाँ से जो बड़ी नदी है उस नदी का जो मुहाना है वो बहुत पतला सा है। तो स्वाभाविक रूप से बड़ी नदी का जो अपवाह है वो बहुत अधिक पानी को लिए हुए, और बहुत अधिक पानी को जब लिए हुए, पर मुहाना जो बहुत छोटा है, तो स्वाभाविक रूप से पानी जो निकलेगा वो बहुत प्रेशर में निकलेगा। और जब प्रेशर में निकलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो यहाँ तक के पानी का फ्लो बना रहेगा, और ये धीरे 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 किसका रूप ले लेती है? जल धारा का। तो मतलब इस प्रकार के तटीय स्वरूप भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जलधारा की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया हमारा जल राशि, जलधारा। जलधारा किसे कहते हैं? जलधारा की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक और दिशा को निर्धारित करने वाले कारक। तो आज का चौथा प्रश्न लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चौथा प्रश्न, जलधारा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक। केवल पॉइंट भी लिख देंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं उसी को देख रहा हूँ, हाँ बच्चों को समझ में आया। तो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे एक टॉपिक को शुरू करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, हाई टाइड। ज्वार भाटा क्या होता है वो हमें पढ़ना है।
ज्वार भाटा जब आपको समझ में आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपको जलधारा, जितनी प्रकार की जलधारा, हर एक महाद्वीप, हर एक महासागर की जो जलधारा है, उन सभी जलधारा का मैं एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा, ताकि आप लोगों के पास में जलधारा से संबंधित जितनी जलधारा है, वो कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, कहाँ से कौन सी जलधारा बनती है, उन सब के बारे में हम बता देंगे। तो हमें पढ़ना है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके विषय में सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा सिद्धांत दिया गया उसका नाम था न्यूटन। उसका नाम क्या था? न्यूटन। और न्यूटन के द्वारा संतुलन का सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत के अनुसार उसने कहा कि भैया दो पिंड जो रहते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण में एक पृथ्वी हो और एक चंद्रमा हो, या एक पृथ्वी हो और एक सूरज हो, तो पृथ्वी के जल स्तर में कहीं कहीं पर वृद्धि होती है और कहीं कहीं पर कमी होती है। जहां जहां पर वृद्धि होती है उसे ज्वार कहा जाता है, और जहां जहां पर कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? भाटा। तो ये बातें उसने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसने समझाने की कोशिश की, जो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसने समझाने की कोशिश की। क्या बताया उसने? कि हमेशा एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, हर एक में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसमें यदि एक पृथ्वी होगा और एक चंद्रमा होगा तो पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करेंगे और चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा। तो मतलब इस समय में जो पृथ्वी का जल रहेगा वो उठेगा, और जहां जहां पर कम होगा उसे भाटा कहा जाएगा, और जहां जहां पर वो उठेगा उसे ज्वार कहा जाएगा। ऐसा ही अगर एक सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा तो सूरज भी पृथ्वी को खींचेगा और पृथ्वी भी सूरज को खींचेगी, तो स्वाभाविक रूप से इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जहां जहां पर पानी उठेगा वहां ज्वार कहा जाएगा, जहां जहां पर पानी नीचे होगा उसे क्या कहा जाएगा? भाटा कहा जाएगा। तो उसने इसमें कहा कि भैया ये ज्वार भाटा जो होता है वो पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना कहलाता है। पर इसमें जो ज्वार आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक अप्रत्यक्ष ज्वार। आज जितनी बातें हो पाएंगी हम उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे के लेक्चर में हम उन और बातों को क्लियर करेंगे जो ज्वार भाटा से संबंधित है। ठीक है। अब प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? मैंने क्रिया की और दिखाई दी, प्रतिक्रिया, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो मैंने क्रिया की परंतु अप्रत्यक्ष बाद में घुमा फिरा के मुझे दिखाई दे रही है प्रतिक्रिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो मतलब क्या होता है? ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षण के कारण जो भाग चंद्रमा के सामने होगा, जो भाग चंद्रमा के सामने पृथ्वी का होगा, वहां पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी उठेगा। क्या होगा? पानी उठेगा। पर पानी यहां पर उठेगा तो स्वाभाविक रूप से यहां पर भी आकर्षण बल नहीं लग रहा, यहां पर भी चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा, तो यहां जब उठता है तो उसे कहा जाता है ज्वार। क्या उसे कहा जाता है? ज्वार। और ये ज्वार कौन सा कहलाएगा? प्रत्यक्ष ज्वार, क्योंकि चंद्रमा का क्या हो रहा है? आकर्षण बल किस पे लग रहा है? प्रत्यक्ष रूप से, जहां पर पृथ्वी की संरचना है, प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां पर आएगा प्रत्यक्ष ज्वार। क्या आएगा? प्रत्यक्ष ज्वार। परंतु अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के अपोजिट साइड में, जहां पर चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, वहां पर भी आपको ज्वार की उत्पत्ति दिखाई देगी। और ये ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी के द्वारा अपकेंद्रीय बल लगाने के कारण दिखाई दे रही है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, तो इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष ज्वार। तो मतलब ज्वार जो होते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। अगर हम गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार देखें तो ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक अप्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष ज्वार जो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण विपरीत दिशा में दिखाई देता है, जहां पर चंद्रमा या सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो हमें ये बात जब पता चल गई तो अब हम दीर्घ ज्वार किसे कहा जाता है, लघु ज्वार किसे कहा जाता है, कब उपसौर अपसौर ज्वार
कब आते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में समझने के साथ में हम जितनी समुद्र की जलधारा है उन जलधारा को भी एक लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। और साथ में उसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रवाल भित्ति, और प्रवाल भित्ति के बाद में समुद्र हो जाता है समाप्त। और जब इतनी बातें समझ में आ जाएगी तो मिट्टी को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिट्टी अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि मिट्टी जियोमॉर्फोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है, पर मैं उसे बाद में समझाता हूँ क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड पोर्शन है इसलिए। तो हम कुछ चैप्टर जो है वो आपको मैंने मुंह जबानी बता दी है जो आगे हमें पढ़ना है, परंतु आपको भी एक काम करना है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहना है, लगातार शेयर करते रहना है, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे जिनको आपकी तरह ही और अधिक ज़रूरत है। तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा पे लगातार इसे शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू।